प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 से 11वां पाठ पढ़ेंगे। इससे पूर्व 10 पाठ हम पढ़ चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर के यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो ये सभी 10 पाठ पढ़ सकते हैं। 11वां पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रदीप तिवारी जी ने इसे लिखा है, इसके लेखक हैं। और केवल पढ़ने के लिए एक आलेख दिया गया है। आलेख होता है एक छोटा निबंध। कंप्यूटर गाएगा गीत, इसके लेखक हैं ऋत्विक घटक जी। यह भी हम पढ़ेंगे। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा फिल्म, अर्थात पहले जो फिल्में थी वो गूंगी फिल्में थी, उनमें आवाज़ नहीं थी, केवल अभिनय होता था, इशारों से बातचीत होती थी। लेकिन जब फिल्मों में आवाज़ आने लगी, उन्होंने बोलना सीखा, तब क्या क्या परिवर्तन हुए और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, ये सब बातें, ये जानकारी हम इस पाठ में लेंगे। पाठ शुरू करने से पूर्व एक बार शब्दार्थ हम देख लेते हैं जो पाठ के समझने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। आइए। शब्दार्थ हैं सवाक फिल्म, अर्थात मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्मों को सवाक फिल्म कहा गया। सवाक वाणी सहित। पटकथा, फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी को पटकथा कहा जाता है। संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत संवाद कहलाती है। पार्श्व गायक, जो पर्दे के पीछे से गाने वाला होता है व्यक्ति, उसे पार्श्व गायक कहा जाता है। डिस्क फॉर्म, यह रिकॉर्डिंग का एक रूप होता है, रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। किरदार, अभिनेता की जो भूमिका होती है, उसका चरित्र होता है, उसे किरदार कहते हैं। और खिताब, उपाधि और सम्मान को खिताब कहा जाता है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। हाँ, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। ये जो पंक्तियाँ थी कि वे सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। तो देश की जो पहली फिल्म थी सवाक फिल्म, अर्थात पहली बोलने वाली जो फिल्म थी आलम आरा, उसके पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। 14 मार्च 1931, क्योंकि इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। अर्थात सबसे पहली बोलती फिल्म इस दिन रिलीज़ हुई थी। भारत के सिनेमा ने पहली बार बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। जो मूक फिल्में थी, गूंगी जो फिल्में थीं, वो अपनी लोकप्रियता के चरम पर, शिखर पर पहुंची हुई थी। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। पहली फिल्म बनाने वाले जो फिल्मकार थे वो थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म 100 वोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। दो शब्द हैं, एक तो है हॉलीवुड, एक है बॉलीवुड। बॉलीवुड भारतीय जो मुंबई
जो फिल्म नगरी है उसे बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, और हॉलीवुड में अमेरिका की जो फिल्में हैं उनको हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू साक्षात्कार में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान, और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। डिस्क फॉर्म रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, तो उस डिस्क फॉर्म में ये रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। तो बाद की फिल्मों के लिए जो प्रकाश प्रणाली है, कृत्रिम प्रकाश, बनावटी जो प्रकाश है, वो व्यवस्था यहाँ से शुरू होती है। ये पोस्टर है आलम आरा का। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। 150 के लगभग गूंगी फिल्में और 100 के लगभग बोलती हुई फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, एक स्वप्न कथा थी। फैंटेसी होता है स्वप्न कथा। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। फिल्म की जो नायिका थी वो जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। सर्वाधिक मेहनताना उनको मिलता था। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो विट्ठल जी को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि उर्दू में उन्हें परेशानी होती थी। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे स्वतंत्रता के बाद, वही मोहम्मद अली जिन्ना हैं। ये मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, आधारशिला बने। यह फिल्म
14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, अर्थात 8 सप्ताह तक इसकी जो बुकिंग थी वो हाउसफुल रही। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। उस ज़माने में रीलें चलती थी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो इसकी लंबाई 10,000 फुट थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें खुदा की शान इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर एम ईरानी इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नज़र आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह, देह का अर्थ होता है शरीर और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का प्रवेश हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, अर्थात देश वाला हुआ। देसी भाषा में सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी, जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ता रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा अर्थात म्यांमार और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। तो ये जो अध्याय था यहाँ पूर्ण होता है। प्रदीप तिवारी जी ने इसे संजोया है, लिखा है। बहुत अच्छी जानकारी हमें यहाँ दी गई है। आगे प्रश्न अभ्यास हैं। प्रश्न अभ्यास हम लिखित में करते हैं। आइए, पाठ से पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? स्पष्ट
कीजिए। उत्तर है जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर छापा गया था, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। उस फिल्म में 78 चेहरे थे, अर्थात उस फिल्म आलम आरा में 78 कलाकार काम कर रहे थे। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। जवाब है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म देखकर मिली थी। इस फिल्म का नाम सौबॉट था। सवाक फिल्म आलम आरा बनाने के लिए पारसी रंगमंच के नाटक को आधार बनाकर पटकथा तैयार की गई। उसके गीतों को भी इस फिल्म में ज्यों का त्यों रखा गया था। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, जिस समय आलम आरा फिल्म बनने वाली थी, उस समय विट्ठल प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में जाने जाते थे। उनका चयन फिल्म के नायक के लिए कर लिया गया था, पर उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी और इसीलिए उन्हें हटाया गया। विट्ठल ने पुनः नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया था और तत्कालीन सुप्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका मुकदमा लड़ा। इस मुकदमे में विट्ठल जीत गए और वे फिल्म के पुनः नायक बने। तो इस तरह से वो नायक बने। आगे चौथा प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की? लिखिए। उत्तर है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर उनका सम्मान किया और इस अवसर पर निर्देशक ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वे अत्यंत विनम्र व्यक्ति थे। वे उस सवाक सिनेमा के जनक थे जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को भी अपनाना पड़ा, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाते हैं। आगे चलते हैं। पाठ से आगे प्रश्न है। पहला प्रश्न है, मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उसमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, शारीरिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ का आधार लेकर खोजें, साथ ही अपनी कल्पना का भी सहयोग लें। तो आइए, जवाब है, मूक सिनेमा अर्थात ऐसा सिनेमा जिसमें हम कलाकारों को अभिनय करते हुए देखते हैं पर उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते, उसमें शारीरिक अभिनय की प्रधानता होती है। यही सिनेमा जब बोलने लगा तो उसमें अनेक परिवर्तन हुए। अभिनेता, दर्शक और तकनीकी दृष्टि से जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए वे निम्नलिखित हैं। अभिनेता,
मूक फिल्मों में काम करने वाले नायकों में पहलवान जैसा शरीर होना, स्टंट तथा उछल कूद करने की क्षमता पर ध्यान देकर चुना जाता था, किंतु सवाक सिनेमा में इन्हीं अभिनेताओं को संवाद कला में निपुण होना आवश्यक हो गया। इसके अलावा गायन की योग्यता रखने वाले अभिनेताओं की कद्र बढ़ गई थी। दर्शक, यूं तो उस समय मूक सिनेमा भी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर था और दर्शक उन्हें पसंद भी कर रहे थे, किंतु सवाकू फिल्मों में लोगों की रुचि क्रमशः बढ़ती गई। इसमें उमड़ती फिल्म भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए कठिन होता था। सवाक सिनेमा दर्शकों के लिए नया अनुभव था। और तकनीकी दृष्टि से देखें तो सिनेमा के सवाक होने से उसके तकनीकी स्वरूप में भी पर्याप्त परिवर्तन आ गया। पहले शूटिंग जहां दिन में ही पूरी कर ली जाती थी, वहीं अब रात में भी शूटिंग होने लगी। सिनेमा में आवाज़ का होना अलग प्रभाव छोड़ता था। हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा की लोकप्रियता बढ़ी। वाद्य यंत्रों और गीत संगीत का प्रयोग भी बढ़ गया था। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? उत्तर है, कभी कभी सवाक सिनेमा में अभिनय करने वाले अभिनेता और अभिनेत्रियां संवाद बोलते तो हैं, पर उनकी अपनी आवाज़ नहीं होती है, अर्थात वे किसी और के बोले संवाद पर अभिनय करते हैं। ऐसी फिल्में डब फिल्में कहलाती हैं। कभी कभी फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है। इसका कारण यह है कि अभिनय और संवाद संयोजन में कमी, संयोजनकर्ता का पूरी तरह दक्ष न होना, निपुण न होना, डब आवाज़ तथा अभिनय करने वाले के मुंह खोलने बंद करने की असमान गति तथा अभिनेता की तालमेल बिठाने की असफलता के कारण ऐसा हो जाता है। आगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं। आइए इन्हें आप स्वयं करेंगे। आइए, अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज़ के ठहाकेदार हंसी कैसी दिखेगी? अभिनय करके अनुभव कीजिए। तो आप स्वयं अभिनय ऐसा करें, बिना बोले अभिनय करें, और फिर जो ठहाकेदार हंसी है वो कैसी दिखेगी, तो ये अनुमान और कल्पना से आप स्वयं करें। दूसरा प्रश्न है, मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके फिल्म देखें, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करें और अनुमान लगाएं कि फिल्म में संवाद और दृश्य की हिस्सेदारी कितनी है। तो आप ऐसा टेलीविज़न की आवाज़ बंद करके कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भाषा की बात है, भाषा की बात कर लेते हैं। सवाक। सवाक शब्द वाक के पहले स लगाने से बना है। स उपसर्ग से कई शब्द बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों के साथ स का उपसर्ग की भांति प्रयोग करके शब्द बनाएं और शब्दार्थ में होने वाले परिवर्तन को बताएं। जैसे हित, हित में हम स लगाएंगे तो सहित बन जाएगा, हित के साथ। परिवार, परिवार में से जोड़ेंगे तो सपरिवार बन जाएगा, अर्थात परिवार सहित। विनय है, विनय में से जोड़ने से सविनय बन जाएगा, अर्थात विनय पूर्वक। चित्र है, चित्र में से जोड़ेंगे तो सचित्र बन जाएगा, अर्थात चित्र सहित। बल है, बल में से जोड़ेंगे तो सबल बन जाएगा, अर्थात बलयुक्त। सम्मान है, सम्मान में से जोड़ेंगे तो ससम्मान बन जाएगा, अर्थात सम्मान सहित। तो इस तरह से आपको ये शब्द बनाने हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, शब्द के एक अंश होते हैं, हिस्सा होते हैं। वाक्य में इनका अकेला प्रयोग नहीं होता, अकेला इनका प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि उपसर्ग किसी भी शब्द में पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। हिंदी के सामान्य उपसर्ग इस प्रकार हैं। हिंदी के जो सामान्य उपसर्ग हैं वो इस प्रकार हैं, देखते हैं। ए, अन, नी,
दु, कै, कु, सै, सु, अध, बिन, औ इत्यादि। इनके अलावा भी हैं। पाठ में आए उपसर्ग और प्रत्यययुक्त शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। जिस तरह से मूल शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द। मूल शब्द है वाक। वाक में हमने उपसर्ग जोड़ा सै तो बन गया सवाक। उपसर्ग पहले जुड़ा है। लोचन है, लोचन में सु जोड़ा और आ प्रत्यय पीछे जुड़ा हुआ है, तो लोचन में सु जोड़ने से सुलोचन और आ जुड़ने से सुलोचना, अच्छे नेत्रों वाली। फिल्म है, फिल्म में प्रत्यय जोड़ेंगे कार तो बन जाएगा फिल्मकार। कामयाब है, इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कामयाबी। और इसी प्रकार के 15-15 उदाहरण खोजकर आपको लिखने हैं। अपने सहपाठियों को भी लिख के दिखा सकते हैं। शब्दार्थ हम देख चुके हैं। आगे केवल पढ़ने के लिए है, कंप्यूटर गाएगा गीत। तो आइए सुनते हैं कंप्यूटर का गीत। हिंदी फिल्मों में गीतों का आगमन आलम आरा 1931 से हुआ और तब से वे अब तक लोकप्रिय सिनेमा का अनिवार्य अंग बने हुए हैं। प्रारंभ में अभिनेताओं को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे, जो उसी समय रिकॉर्ड किए जाते थे। बाद में जब यह महसूस किया गया कि हर अभिनेता या अभिनेत्री अच्छा गायक भी हो यह ज़रूरी नहीं, तो पार्श्व गायन की प्रथा शुरू हुई और उससे गायक और भी परिष्कृत हुआ। इस बीच रिकॉर्डिंग की तकनीक में भी बहुत सुधार हुआ और उससे भी गायन की शैली में परिवर्तन हुआ। सिनेमा जैसे लोकप्रिय माध्यम में गीत के बोलों का महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से किसी धुन का भावात्मक प्रभाव पैदा होता है। फिल्म संगीत का उद्गम इस सदी के प्रारंभिक वर्षों में शास्त्रीय संगीत के अलावा कव्वाली, भजन, कीर्तन तथा लोक संगीत के वातावरण में हुआ। लोकनाट्य तथा पेशेवर टूरिंग थिएटर कंपनियों का प्रभाव भी शुरू के फिल्मी गीतों पर था। चूँकि उन दिनों माइक्रोफोन तथा लाउड स्पीकर जैसी चीज़ें नहीं थी, खुली हुई ऊंची स्पष्ट आवाज़ में गाना सबसे बड़ा और अनिवार्य गुण होता था। गायक को दूर दूर तक बैठी भीड़ तक अपनी आवाज़ पहुंचानी होती थी। प्रारंभिक फिल्मों पर थिएटर का असर था। प्रारंभिक बोलती फिल्मों के लिए गायक भी थिएटर से आए। यह थिएटर, यहाँ हमें कंप्यूटर का दृश्य दिया गया है। कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, साउंड है। परंपरागत रूप से पुरुषों का था, जिसमें महिला पात्रों की भूमिकाएं भी पुरुष ही करते थे। लेकिन सिनेमा चूँकि कहीं अधिक यथार्थवादी माध्यम है, उसमें यह चीज़ नहीं चल सकती थी। अतः जो गायिकाएं फिल्मों के लिए आई वे स्वाभाविक ही भिन्न क्षेत्र की थी। ये उस पेशेवर गायिकाओं के वर्ग से आई जो महफिलों में और शादियों या सालगिरहों पर मुजरे पेशे करती थी। इस शैली को फिल्म संगीत का पहला चरण कहा जा सकता है। ये गायिकाएं जरा नाक में बैठी आवाज़ में गाती थी। गीतों के बोल भी वे जरा बनावटी ढंग से चबाकर अदा करती थी। जल्दी ही गायिकाओं ने सुकून देने वाली शैली में गाना शुरू कर दिया। नई शैली का उदाहरण कानन बाला का गाया जवाब बना गीत दुनिया ये दुनिया तूफान मेल था। फिल्मी गायक के उस दूसरे दौर में ऐसी बहुत प्रतिभाएं सामने आई जिन्होंने अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन के अनुकूल स्वाभाविक पिच सुर पर ढालने में सफलता पाई। शमशाद बेगम, सुरैया नूरजहां तथा कुंदन लाल सहगल इनमें शामिल थे। सहगल के साथ ही फिल्मी गायक का दूसरा दौर समाप्त हुआ। माइक्रोफोन के उपयुक्त नई आवाज़ें आई। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हेमंत कुमार, मन्ना डे, किशोर कुमार
तलत महमूद सभी मूलतः गायक थे और लता मंगेशकर के साथ गायिकाओं के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत हुई। उनके कंठ की ताजगी और आकर्षण ने गायकी के प्रतिमानों को ही बदल दिया। इनके अतिरिक्त आशा भोंसले, गीता दत्त, सुमन कल्याणपुरी आदि गायिकाओं ने अपनी खास शैली विकसित की। भविष्य में क्या होगा? क्या हमारे लोकप्रिय सिनेमा पर गीत अभी भी पहले की तरह हावी बने रहेंगे? क्या नित्य नए उपकरणों के आने के बाद आवाज़ के सुरीलेपन की ज़रूरत उतनी नहीं रह जाएगी? और किसे पता, किसी दिन कंप्यूटर ऐसी आवाज़ बनाकर रख दे जो किसी भी मानवीय आवाज़ से ज़्यादा मुकम्मल हो। तो यहाँ अंत में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग हुआ है, कंप्यूटर गाएगा गीत। ये सार लिया गया है कि कंप्यूटर से क्या है, आज आवाज़ों को बदला जा रहा है। कितनी भी भोंडी आवाज़ हो, कितनी भी बेसुरी आवाज़ हो, उसको बहुत सुंदर रूप, परिवर्तित रूप दिया जा रहा है। तो कंप्यूटर से ऐसी आशा उम्मीद की जा रही है कि वो मानवीय आवाज़ से ज़्यादा मुकम्मल आवाज़ हमें दे रहा है, देगा। ऋत्विक घटक जी ने ये जानकारी हमें दी है, इन्होंने लिखा है। यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है। सभी को धन्यवाद।